वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ में हमने यूनिट 4 शुरू करी थी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं हम न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग की। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर हमने एनएमआर के अंदर पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्पिन करता है, स्पिन करने के बाद रेजोनेंस करता है, पूरा उसी के ऊपर बेस्ड था। अब हमें पढ़ना है कुछ डी शील्डिंग एंड शील्डिंग। तो हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, ये मेरा यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। तो जब ये रिवॉल्व करेगा यहाँ पे तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट करता है और हम इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड कर ले तो क्या होता है कि कुछ इंड्यूस्ड फिनोमिनन भी आता है उस डायमैग्नेटिक करंट के कारण। क्यों? जब जैसे तुमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ ना कुछ इंडक्शन करेगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस करेगा। उस इंड्यूस चार्जेस की वजह से कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लग जाती है और उसी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमिनन के ऊपर हम लेकर आते हैं शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट कि हमारा मॉलिक्यूल शील्ड कब होगा, डी शील्ड कब होगा, कि जो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है तब हमारी शील्डिंग होगी, किस डायरेक्शन में नहीं है तब हमारा डी शील्डिंग होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें इसके साथ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी शील्डिंग की। ठीक है, कि शील्डिंग क्या होती है। इन ए मॉलिक्यूल protons are surrounded by the electron cloud and this electron cloud starts circulating under the influence of applied magnetic field। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी के जनरेट होता है मॉलिक्यूल के अराउंड और किसकी वजह से, प्रोटॉन्स। मैंने पहले भी कहा था कौन सी एनएमआर पढ़ रहे हैं, केवल और केवल प्रोटॉन्स की एनएमआर। तो प्रोटॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है और उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या बनता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सर्क्यूलेट करना शुरू कर देता है। देखो जनरली क्या हुआ कि सपोज ये मेरा एक प्रोटॉन था, ठीक है, ये मेरा एक सपोज ये कुछ इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल लिया है HHA। यहाँ पे मैंने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा अब तुमने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके जो चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको सर्कुलेट करना शुरू करेगी। जब ये सर्कुलेट करेगी तो उसकी वजह से अब कुछ इंड्यूस्ड होगा हमारा डायमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे the circulation of electron is called diamagnetic current which induces a local magnetic field। ठीक है, this induced magnetic field opposes the applied magnetic field
near the nucleus. As a result, field strength felt by the nucleus is always less than strength of applied magnetic field. Such a nucleus is called a shielding nucleus. ठीक है, तो हमने इतना सारा ये लिखा तो है कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या इंड्यूस करता है, हमारा डायमैग्नेटिक करंट को इंड्यूस करता है, जो कि क्या करेगा, हमारा इंड्यूस करता है लोकल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब देखो इसको हम ना डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। ये तो हमने थ्योरी लिख दी है कि न्यूक्लियर शील्डिंग होता क्या है हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरीके से मेरा सर्कुलेशन जो है वो शो कर रही है। अब इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हो गई मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इससे यहाँ पे कुछ जो हुआ है ये मेरी इंड्यूस्ड हुई है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ है कि इंडक्शन हुआ है। इंड्यूस्ड होगी तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंड्यूस्ड होगी। अब मेरे इस तरीके से तो ये इंडक्शन जो है इधर शो करेगा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये इस डायरेक्शन में मेरा ये जो है ये इंड्यूस्ड हो रही है, सेम इधर होगी इंड्यूस इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे मूव कर रही है। देखो ये मेरी इस तरीके से ये इंड्यूस्ड हो गई। तो अगर ये बोलोगे तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्क्यूलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है ये तो हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ये मेरा अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मेरा रोटेट कर रहा है। ये मेरी डायरेक्शन हो गई किसकी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो है ये मेरा हुआ है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसको सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लोकल क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर ही इंड्यूस्ड हो रही है, ये कुछ हमने इसमें बाहर से कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब हम ये बात बोलेंगे कि ये शील्ड कैसे है इलेक्ट्रॉन, तो उसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा ये जो है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो देखो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक तो इधर डायरेक्शन में है। ठीक है, ये देखो ना, ये इंड्यूस्ड है ना, ये हमारी ये इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर तुम यहाँ की साइड चेक करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, विच अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो नियर द न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो नियर द न्यूक्लियस क्या है, ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुई है।
अब देखो नियर द अगर न्यूक्लियस की बात करोगे, क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स होंगे एलिफेटिक, जो इसके एग्जाम्पल्स आता है शील्डिंग में, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में जाएगा। जब एलिफेटिक कंपाउंड्स में ये जाएगा तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास ही जो है वो प्रोटॉन रहेगा हमारा। जब इलेक्ट्रॉन के पास प्रोटॉन रहना है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नियर द हम इसके मानेंगे हमारे न्यूक्लियस के पास जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रही है। तो मुझे बताओ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है आई इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है वो डी शील्डेड हो गया है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो डी शील्डेड हो गया है, ठीक है। अब शील्डेड हो गया है, डी शील्डेड नहीं, शील्ड हो गया है। शील्ड का मतलब ये भी है कि सपोज देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो था वो सपोज हमें 200 जो था वो अप्लाई करनी थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 200 में से सपोज 50 जो था वो उसने इंड्यूस्ड करी उसकी, ठीक है, 50 जो हुई है वो इंड्यूस्ड हुई है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर दोनों को क्या कर रहा है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो डेफिनेटली हम लेस करेंगे, इसको लेस करके कितनी आ जाएगी 150। लगानी कितनी है हमें 200 लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे शील्ड हो गया है। देखो ना यहाँ पे कम आ रहा है भाई, चाहिए 200 था, बच कितनी रही है 150, तो क्या करोगे, लगा दो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो। सपोज तुम 250 के अराउंड उसको इंक्रीज करोगे तो 50 अब कम भी हो जाएगी, तो बचेगी कितनी 200, तो हमें तो 200 ही चाहिए थी। इसीलिए अगर जब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो शील्ड होने की कोशिश करता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से हम मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि शील्ड हो रहा है मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी जो कमी आ रही है, उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं रिडक्शन शो करती है, जिस वजह से हम ये बोलते हैं। और ये जो अपोजिशन है ये कहाँ आ रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नियर द न्यूक्लियस, इसको जब हम चेकआउट करेंगे तो कहाँ पे चेकआउट करेंगे, नियर द न्यूक्लियस चेकआउट करते हैं इसको शील्डिंग वाले के केस के अंदर। तो जब शील्डिंग वाले में तो देखो क्योंकि दोनों साइड हो रहा है ना, लेकिन जो मेजरली जा रहा है वो इधर जा रहा है, हमारा न्यूक्लियस के जो आसपास है वहाँ पे हमारे ये क्या जा रही है, ज़्यादा डेंसिटी क्रिएट कर रहा है। ज़्यादा डेंसिटी है तो डेफिनेटली हम न्यूक्लियस को ही चेक करेंगे, फिर हम इसके जो बाहर वाला एरिया है उसमें इंड्यूस्ड है, इससे उस डायरेक्शन में हो रही हो, लेकिन जो इंड्यूस्ड हुई है वो हमारा इन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के हो रहा है। इसीलिए हमने ये बोला है कि जो हमारा ये है कैसी प्रोसेस है, शील्डिंग प्रोसेस है, मतलब प्रोटॉन जो हुआ है वो मेरा यहाँ पे शील्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस। अब इसी का अगर हम आगे थ्योरी की बात लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा मॉलिक्यूल शील्ड हो रहा है तो उस केस के अंदर अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उस ऐसे केस के अंदर हम उसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पहले से ही बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमें ये ऐसे मैथमेटिकली भी हम याद रख सकते हैं कि हमारा हुआ क्या कि चाहिए हमें 200 है, इंड्यूस 50 हो रही है तो लेस कितने का आ रहा है 150 का आ रहा है। अब चाहिए हमें तो 200 ही लगानी है, मुझे इस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ ये है कि मुझे तो 200 चाहिए। 200 कैसे लोगे, 250 अप्लाई कर लो उसको, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को पहले से इंक्रीज कर लो। जब पता है कि 50 जो है वो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है हमारी, तो उस 50 को बनाने के लिए पूरा का पूरा वो इंड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर शील्डिंग कहते हैं। अब देखो इस शील्डिंग जो है वो डायमैग्नेटिक करंट के कारण हो रही है। डायमैग्नेटिक करंट क्यों बोला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलेट कर रहा है उसके कारण कुछ ना कुछ क्या हो रही है, हमारा डायमैग्नेटिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और उसी डायमैग्नेटिक करंट के कारण हम इसको डायमैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं। क्या बोलोगे इसको, एज दिस शील्डिंग is due to diamagnetic current it is also called as
diamagnetic current, it is also called as diamagnetic shielding. क्या बोलेंगे हम उसको? डायमैग्नेटिक शील्डिंग बोलेंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरी और लिख लेते हैं इसकी। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी around nucleus, more will be the induced magnetic field which opposes the applied magnetic field. Thus greater applied magnetic field is required, ठीक है। जो अभी हमने बात बोली थी उसी को मैंने एज अ थ्योरी की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? न्यूक्लियस के अराउंड ही हमने बात की थी कि जो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट किसके अराउंड थी? न्यूक्लियस के अराउंड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे न्यूक्लियस के अराउंड अगर ज़्यादा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा आएगी, और अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगी तो उस केस के अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो रिडक्शन आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से अगर हमें ग्रेटर चाहिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे केस में उसका जो रिक्वायरमेंट होगा फॉर एब्जॉर्प्शन वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर शील्डिंग का फिनोमिनन कहते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है, व्हेन एब्जॉर्प्शन अकर्स, व्हेन एब्जॉर्प्शन अकर्स the field H felt by the proton is given by H is equals to H naught 1 माइनस का अल्फा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बोला है कि ये जो है इस तरीके से हम, ये जो H है ना, ये कौन सा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा अपोजिंग के बाद, भाई अप्लाइड इधर थी, इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में हुई है, ठीक है। तो जो इन दोनों के साथ हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हमारे दिया गया है। तो ये H तो जो है वो तो हमारा हो गया कि भाई एब्जॉर्प्शन के लिए जितना चाहिए हमें। H नॉट क्या है हमारा? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और अल्फा जो है वो क्या है हमारा? शील्डिंग पैरामीटर, शील्डिंग पैरामीटर। अब ये जो शील्डिंग पैरामीटर है वो क्या करेगा है? शो करता है हमें, विच शोज एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग। किसके बारे में बताएगा कि कितना हमारा प्रोटॉन शील्ड हुआ है, उसको ये बताएगा हमारा अल्फा। तो इस अल्फा से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कितना शील्ड हुआ है, कितना उसके ऊपर, क्योंकि देखो शील्ड होगा तो हमें डेफिनेटली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी पड़ेगी? उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब इंक्रीज करें तो हमें ये अगर अल्फा पता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? उसका इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला इंड्यूस करा है कि हमें H पता है, H नॉट पता है, तो अल्फा निकल जाएगा हमारा, ठीक है। Greater the value of alpha, greater will be the value of applied field strength which has to be applied to get effective field required for absorption and vice versa, ठीक है। तो हमने ये बात ऐसे बोली कि अगर तुमने अल्फा इंक्रीज करोगे, मतलब शील्डिंग पैरामीटर इंक्रीज होगा, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रिक्वायर्ड है तुम्हें, उसको भी क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली है कि इफेक्टिव फील्ड के लिए तुम्हें उसके एब्जॉर्प्शन को करना पड़ेगा, और अगर शील्डिंग कम हो रही है तो डेफिनेटली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है उसके लिए तुम्हें कम करनी पड़ेगी वो। तो ये दो चीज़ें हमें इस तरीके से ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो शील्डिंग की जब बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हाँ हमारा मॉलिक्यूल शील्ड होता है, नेट के अंदर कमी आती है, नेट जो रिजल्टेंट आता है हमारा उसके अंदर कमी आती है, लेकिन अगर हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दे तो हमारा वो शील्डिंग डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे डी शील्डिंग के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शील्डिंग का। अब हम बात करते हैं हमारे डी शील्डिंग की। देखो शील्डिंग में तुमने क्या बोला कि तुम्हारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो तुम्हारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका जस्ट अपोजिट किस में होगा? हमारा डी शील्डिंग में। अब तुम बोलोगे कि मैम डी शील्डिंग में हम हमेशा किसी ना किसी वैल्यू को कम करते हैं, ठीक है। कम जो है वो हमें कैसे ध्यान रखना है कि देखो शील्डिंग में हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हमने अपोजिट डायरेक्शन में बताया था, उस तरह से ध्यान नहीं रखना। हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं तो उससे हम लेकिन जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को तो इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से वहाँ हमने शील्डिंग बोला है, इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए। और डी शील्डिंग में हम ये बताएंगे कि हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ये लिख देते हैं, स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ द इंड्यूस्ड magnetic field reinforces the applied magnetic field, the proton felt a higher field strength and thus such a nucleus is said to be de-shielded, and phenomenon is known as न्यूक्लियस डी-शील्डिंग, न्यूक्लियर डी-शील्डिंग, ठीक है। तो अगर अब हमने इसमें क्या बोला है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स करे, मतलब उसी की डायरेक्शन के अंदर ही इंड्यूस्ड हो रही है, इसका मतलब वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ एडअप होगा। एडअप से क्या हो रहा है कि हमारा जो नेट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, बट हमें तो चाहिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही। तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये फिनोमिनन क्या है? हमारा डी शील्डिंग है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इस फिनोमिनन को? डी शील्डिंग। और शील्डिंग में क्या कर रहे थे? उसको हम इंक्रीज कर रहे थे, इसीलिए हमने शील्डिंग बोला और यहाँ पे हमने इसको डी शील्डिंग बोला। एग्जाम्पल से समझते डी शील्डिंग में भी क्या हुआ। देखो किसका एग्जाम्पल लेंगे? बेंजीन का, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारी इस तरीके से हम बेंजीन बनाते हैं, है ना। बेंजीन में हमें ये पता है कि बेंजीन जो होती है वो रेजोनेंस से शो करती है, और जब वो रेजोनेंस शो करती है तो इसके जो ये 3 पाई बॉन्ड है ये केवल हमारे 6 कार्बन के ऊपर क्या करते हैं? रेजोनेंट करते हैं, मतलब लोकलाइज्ड डीलोकलाइजेशन में फॉर्म रहते हैं। जब ये डीलोकलाइजेशन में रहते हैं तो हम ये बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से ना बना के हम इस तरीके से भी बनाते हैं कि हम ये बोलते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी इस तरीके से लाई करती है। इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना हमारी इस तरीके से लाई करती है। अब जब ये इस तरीके से होता है तो हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये हमारी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस तरीके से हमारी माइग्रेट करती है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन ये तो है ही हमारे पास। बात करते हैं हमारे हाइड्रोजन की, तो देखो H H H H H और H,
ठीक है। अब न्यूक्लियस तो यहाँ इसका मतलब जब हम इसमें इस डायरेक्शन के अंदर मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो कुछ ना कुछ इंड्यूस तो इसके अंदर भी होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी इंड्यूस्ड होगी। लो कर देते हैं इंड्यूस्ड। ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये इंड्यूस्ड करी तो मेरी जो फील्ड थी वो कहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है, अब जो देखोगे वो कैसे जाएगी कि इस तरीके से ही है। देखो ये और ये सेम चीज़ जो हमारी शील्डिंग में हो रही थी हमें वही चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो ये मेरी इंड्यूस्ड हो गई। अब इंड्यूस्ड के अंदर देखो, इंड्यूस्ड के अंदर जब तुम ये देखोगे तो अब ना कर लेते इसको, ये तो हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया जो कि सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हुई कि अभी भी तुम देखोगे तो नियर द न्यूक्लियस जो तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, लेकिन जो ये बाहर वाला एरिया है इसके पास ये क्या है, इसी डायरेक्शन के अंदर जो कि हमारा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो मेरा डी शील्ड हुआ है। कैसे बोलेंगे, देखो पढ़ किसकी स्टडी रहे हैं, प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस के अराउंड तो प्रोटॉन है ही नहीं, क्योंकि बेंजीन का एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वो अपने हाइड्रोजन्स को क्या करता है, विद इन द लाई करता है नीचे। जब नीचे लाई करता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के आसपास तो प्रोटॉन ही नहीं है। और स्टडी किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन एनएमआर की। तो जब प्रोटॉन एनएमआर ही हमारा कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द एरिया लाई कर रहा है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा डी शील्डेड फिनोमिनन है। और सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि हम इसको कोन से भी देखते हैं, कि हम क्या करते हैं, कोन बना लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है मेरा, इस बेंजीन के पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस तो हम जानते हैं बीच में लाई करता है। यहाँ से हमने एक क्लोन ऐसे तरीके से कोन बना लेते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि जो भी हमारे प्रोटॉन्स है वो इस कोन से बाहर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, डी शील्डेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन्स आउटसाइड द कोन डी शील्डेड, और अगर प्रोटॉन्स इनसाइड द कोन शील्डेड। ये ना ये वाला फिनोमिनन हम फैक्टर्स में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि ये क्यों बनाया मैम आपने, कोन क्यों बनाया। देखो कोन इसलिए बनाया कि जब तुम न्यूक्लियस को कर रहे हो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे लाई कर रही है और इंड्यूस्ड भी यहीं पे हो रही है। अब जब इंड्यूस्ड हो रही है तो न्यूक्लियस के पास जो इंडक्शन है वहाँ पे कोई प्रोटॉन ही अवेलेबल नहीं है। प्रोटॉन तो कहाँ है, इसके बाहर है। तो जब प्रोटॉन्स बाहर है तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए अब लेंगे, इंडक्शन वाली जो इंड्यूस्ड हुई है वो भी तो बाहर वाली लोगे। बाहर जो आउटर एरिया में इंड्यूस्ड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वो किसके डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब जब ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो जो नेट आ रही है हमारे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीमेंट आ रहा है तो हमें तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी चाहिए ना जितना ये मॉलिक्यूल देता है। सपोज वही थ्योरी देखते हैं, देखो ये भी क्या लेगा हमारा, इसको चाहिए 200। ठीक है, इसको कितनी चाहिए, 200 ही अप्लाई कर पाएगा बेंजीन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, हम 200 लगा सकते हैं। अब इंड्यूस कितनी हो रही है, 50। ठीक है, इंड्यूस जब 50 हुई है तो नेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 250 लग रही है। तो जब 250 लग रही है हमें चाहिए तो 200 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर दो। जब मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करा, ठीक है, तो एडअप करके 150 आ गया, 150 कर दो, 150 में 50 ऐड करोगे 200 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम जो हमारी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इस फिनोमिनन को क्या बोला है, डी शील्डिंग बोला है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि शील्डिंग के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका जो नेट रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो शील्डिंग वाले में स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं और डी शील्डिंग वाले में हम स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। रीज़न क्या है, वो रीज़न ये रहा कि जो हमारा प्रोटॉन होता है डी शील्डेड में वो है ही नहीं, न्यूक्लियस के पास अवेलेबल ही नहीं है। और स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर की,
तो जब प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे हो और प्रोटॉन की स्टडी हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसी के आसपास का एरिया तो देखोगे, तो देखो मेरा ये H तो इसी के पास है ना, जब इसके पास है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे जो है वो उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगी, ये इफेक्ट करेगी तो आउटर एरिया में, तो इसीलिए हमने ये बोला है कि आउटर एरिया वाला जो होता है वो डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं और इनर एरिया वाले जो है वो हमारे कैसे होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम शील्डिंग और डीशील्डिंग को समझ सकते हैं। एक और चीज़ हम लिख देते हैं शील्डिंग में। शील्डिंग में देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका रिजल्टेंट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, कि रिजल्टेंट क्या हुआ है। हमने फिनोमिनन तो समझ लिया कि क्या हुआ है, नेट रिजल्टेंट ये कह रहा है कि जो हमारी शील्डिंग हो रही है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ रहा है, हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है। और जब हम डी शील्डिंग की बात करेंगे तो डी शील्डिंग में क्या होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने वो वैल्यूज लेके करा है, हम उससे भी समझ सकते हैं कि हमने क्यों इंक्रीज करी और क्यों डिक्रीज करी है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कि अब ये भी जानना ज़रूरी है कि मैम कौन से ग्रुप हमारे शील्ड करेंगे, कौन से डी शील्ड करेंगे। हम ऐसे तो ध्यान रख नहीं सकते हैं कि किसके अंदर शील्डिंग हो रही है और किसके अंदर डी शील्डिंग हो रही है। तो ये देखने के लिए हमारे पास दो कैटेगरी के ग्रुप होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो बेसिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, प्लस आई वाले हो गए, प्लस एम वाले ग्रुप हो गए। ठीक है, ये वाले कैसे ग्रुप होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई न्यूक्लियस के अराउंड, इसका मतलब क्या होगा कि शील्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जितना तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करोगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी जाएगी। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब तो यही है कि हमें तो शील्डिंग ही इंक्रीज करनी है। तो इन केस ऑफ electron releasing group causes shielding because it will increase the electron density around the proton। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज अराउंड द प्रोटॉन। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हमारे किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या लगेगा हमारा, माइनस आई माइनस एम वाले ग्रुप। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस अराउंड द प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, ये खींचने की कोशिश करेंगे। प्लस आई वाले ग्रुप तो क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं हमारे। अब एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं, CH3 है, OCH3 है, NH3 है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। और विड्रॉइंग की बात करोगे तो जैसे कि Cl है, Br है, F है, OH है, ये सारे क्या करेंगे, खींचने की, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो हमारे विड्रॉइंग के अंदर आ जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जब ये खींचेंगे तो प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डी शील्डेड। इसका मतलब इस केस के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करनी पड़ेगी और ऊपर वाले केस के लिए हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक फिनोमिनन होते हैं हमारे न्यूक्लियर शील्डिंग के और डी शील्डिंग के। अब काम क्या आएंगे, काम तब आएंगे जब हम इनके नंबर ऑफ सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट और इस तरीके की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तब हमें पता लगेगा कि जब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे ना एनएमआर में फर्दर क्लासेस के अंदर, तो उस स्पेक्ट्रा की क्लासेस में हमें ये पता लगेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल अगर शील्डेड है तो उसकी शील्डेड है तो हमारी जो शिफ्ट मिलेगी, उसकी पीक मिलेगी, वो कहाँ पे मिलेगी, कम पे मिलेगी, ज़्यादा पे मिलेगी, डी शील्डेड है तो कहाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ें हमें इस फिनोमिनन से पता लगते हैं। तो उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी था कि न्यूक्लियर शील्डिंग
शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है। उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा मॉलिक्यूल जो है वो शील्ड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना, उसकी स्प्लिटिंग देखना, केमिकल शिफ्ट देखना, उसकी पोजीशन बताना, तो जब पोजीशन बताते हैं ना तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, तभी हम ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ फैक्टर्स पढ़ेंगे तो उन फैक्टर्स के अंदर पहले ही जान जाएंगे कि डोनेटिंग कौन सा है और हमारा विड्रॉइंग कौन सा है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चर्चा करेंगे। थैंक यू।